बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में एसोफेजियल डिसऑर्डर्स हैं। तो एसोफेजियल डिसऑर्डर्स जो हैं ये 3 तरह के हैं: एसोफेजाइटिस, इन्फेक्शियस एसोफेजाइटिस एंड रिफ्लक्स एसोफेजाइटिस। जो आपके कोर्स में इंक्लूडेड हैं वो 3 डिसऑर्डर्स हैं: एसोफेजाइटिस, इन्फेक्शियस एसोफेजाइटिस एंड रिफ्लक्स एसोफेजाइटिस। केमिकल एसोफेगाइटिस जो है ये क्या होती है? एसोफेगाइटिस मींस इन्फ्लेमेशन ऑफ एसोफेगस, जो केमिकल्स की वजह से इन्फ्लेमेशन होती है। और इसमें क्या होता है, केमिकल एसोफेगाइटिस में जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस म्यूकोजल लेयर है वो डैमेज हो जाती है बाय वैरायटी ऑफ केमिकल्स, वैरायटी ऑफ इरिटेंट्स। अब वो वैरायटी ऑफ केमिकल्स या वैरायटी ऑफ इरिटेंट्स क्या होंगे? उसमें अल्कोहल है, corrosive एसिड्स या अल्कलीज मीन्स जो हाईली कंसनट्रेटेड एसिड्स या अल्कलीज होंगे, एक्सेसिवली हॉट फ्लूइड्स एंड हैवी स्मोकिंग। आप खुद देख सकते हैं कि हैवी स्मोकिंग जो है उसमें रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज होते हैं। हॉट वाटर जो है वो भी म्यूकोजल लाइनिंग को डैमेज करेगा। अगर एसिड्स और अल्कलीज हैं तो उनका तो डायरेक्ट इफेक्ट ही म्यूकस लाइनिंग को डैमेज कर देना होता है। तो अल्कोहल जो है वो एक खुद टॉक्सिन है, और आपको पता है टॉक्सिन जो है एक सेल इंजरी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा जो इसके कॉजेज़ हैं वो है मेडिसिनल पिल्स, जिसमें डॉक्सीसाइक्लिन है, बिसफॉस्फोनेट्स, ये टैबलेट्स होती हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये डॉक्सीसाइक्लिन एक एंटीबायोटिक है जो रेस्पिरेटरी और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस के लिए रिकमेंड की जाती है। ये जो पिल्स होती हैं, टैबलेट्स होती हैं, ये एसोफेजियल लाइनिंग के साथ एडहेयर कर जाती हैं, अटैच हो जाती हैं और एसोफेगस में डिसॉल्व होती हैं। बजाय इसके कि स्टमक में पास हों, ये एसोफेगस के साथ स्टिकी हुई और एसोफेगस के अंदर एब्जॉर्ब हो गई। उसके रिजल्ट में क्या होगा? पिल इंड्यूस्ड एसोफेगाइटिस, के जो टैबलेट्स की वजह से एसोफेगस की इन्फ्लेमेशन हुई उसको हम पिल इंड्यूस्ड एसोफेगाइटिस कहते हैं। और ये पिल्स कौन सी हैं? डॉक्सीसाइक्लिन एंड बिसफॉस्फोनेट्स। तो ये जो केमिकल इसकी वजह से जो एसोफेगाइटिस होता है इसमें सेल्फ लिमिटेड पेन होता है और ऑर्डिनोफेगिया की सिम्टम आती है। ऑर्डिनोफेगिया जो है बेसिकली इसका मतलब है पेन विद स्वेलोइंग, कि पेशेंट जब स्वेलो करेगा तो उसको पेन होगा। इसके अलावा समटाइम्स हेमरेज भी हो सकता है, स्ट्रक्चर या परफोरेशन भी हो सकती है, क्योंकि जब एसिड्स या हाईली कंसनट्रेटेड एसिड्स या अल्कलीज हम इनटेक करते हैं तो उसकी वजह से बहुत सारी जो हमारी जो स्किन भी होती है, अगर नॉर्मल स्किन पे भी एसिड का एक्सपोजर हो तो स्किन जल जाती है। तो इसी तरह से अगर जीआईटी में एसिड्स का एक्सपोजर हो तो स्किन में परफोरेशन जो है वो डेवलप हो जाती है। इसके अलावा आइट्रोजेनिक एसोफेजियल इंजरी जो है वो होती है साइटोटॉक्सिक कीमोथेरेपी से, रेडिएशन थेरेपी से और ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़ से। आइट्रोजेनिक एसोफेजियल इंजरीज वो होती हैं कि जो किसी फिजिशियन की प्रेस्क्रिप्शन के बाद सिम्टम्स अपीयर हों या इंजरी हो, उसको हम कहते हैं आइट्रोजेनिक। तो आइट्रोजेनिक जो है साइटोटॉक्सिक कीमोथेरेपी, कि जो लोग कीमोथेरेपी लेते हैं वो सेल्स को डैमेज कर देती हैं, रेडिएशन थेरेपी हो या ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिसीज़ हों। मॉर्फोलॉजिक चेंजेस जो हैं केमिकल एसोफेगाइटिस के वो इतनी ख़ास इम्पॉर्टेंट नहीं है, नॉन स्पेसिफिक हैं। और इसमें यही होता है कि क्योंकि केमिकल्स हैं तो इसमें डैमेजेस होते हैं, अल्सरेशन होती है और एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है। नेक्स्ट इज इन्फेक्शियस एसोफेगाइटिस। इन्फेक्शियस एसोफेगाइटिस का मतलब है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ एसोफेगस ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो एसोफेगस की इन्फ्लेमेशन इंड्यूस करा रहे हैं। इन्फेक्शियस एसोफेगाइटिस हेल्दी इंडिविजुअल्स में भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सनस में होगी। जो पर्सन बहुत ज़्यादा वीक होते हैं या उनको इम्यून सिस्टम प्रॉपरली वर्किंग में नहीं होता है, उनको WBCs कम होते हैं। तो इसके कॉजेटिव एजेंट्स क्या हो सकते हैं इन्फेक्शियस एसोफेगाइटिस के? डेफिनेटली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही होंगे। उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस है जो इन्फेक्शियस एसोफेगाइटिस कॉज करता है, साइटोमेगालो वायरस है, या फिर फंगल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें हम एग्जांपल देते हैं कैंडिडा की। कैंडिडा जो है दैट इज़ मोस्ट कॉमन पैथोजिन अमंग फंगाई, और इसमें कैंडिडा जो है ये भी इन्फ्लेमेशन करता है एसोफेगस की। इसके अलावा एसोफेगस जो है उसमें स्किन डिजीज़ भी अपेयर होने लग जाएंगी, डेस्क्यूमेटिव स्किन डिजीज़ जिसमें बुलस पैम्फिगॉइट है या एपिडर्मोलाइसिस बुलोजा, स्किन के ऊपर ब्लिस्टर्स बनने लग जाते हैं, एंड सम टाइम क्रोहन डिजीज़ हो जाती है।
इसके अलावा ये जो इन्फेक्शन फंगाई और बैक्टीरिया से होता है, ये प्राइमरी भी हो सकता है और सम टाइम किसी प्री एग्जिस्टिंग अल्सर की कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है। नॉन पैथोजेनिक ओरल बैक्टीरिया, इसका मतलब है कि जो हमारे माउथ के नॉर्मल फ्लोरा के मेंबर्स हैं, दे आर फाउंड इन अल्सर बेड्स, ठीक है, अल्सर वाली जगह पे पाए जाएंगे। जबकि पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो लेमिना प्रोप्रिया को इन्वेड करते हैं, मीन्स उसमें इन्वेशन करते हैं और ओवरलाइंग म्यूकोजा को नेक्रोज कर देते हैं। और नेक्रोज जो है दैट इज सडन सेल डेथ और दैट इज ऑलवेज पैथोलॉजिक। कैंडिडियासिस जो एसोफेगाइटिस कॉज करती है, इसमें क्या होता है, इसमें एडहेरेंट ग्रे वाइट सूडो मेम्ब्रेन्स बन जाते हैं। कैंडिडा का इन्फेक्शन अगर जैसे हमने ओरल कैंडिडियासिस में पढ़ा था तो उसमें भी ग्रे और वाइट पैचेस थे, तो एसोफेगस में भी ग्रे वाइट सूडो मेम्ब्रेन्स होंगी और उसमें फंगल हाइफी और इन्फ्लेमेटरी सेल्स ने एसोफेगल म्यूकोजा को कवर किया हुआ होगा। रिफ्लक्स एसोफेगाइटिस, रिफ्लक्स एसोफेगाइटिस जो है ये एक डिज़ीज़ जिसको हम जर्ड कहते हैं, गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, उसके साथ एसोसिएट करता है। इसका रिफ्लक्स का मतलब है कि बैकवर्ड आ जाना, कि जो हमने गैस इनटेक किया था फूड वो स्टमक से वापस रिफ्लक्स होके एसोफेगस में आ रही है। तो रिफ्लक्स एसोफेगाइटिस को हम डिफाइन कैसे करते हैं, दैट इज रिफ्लक्स ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट्स इनटू लोअर एसोफेगस, दैट इज कॉल्ड रिफ्लक्स एसोफेगाइटिस। एसोसिएटेड क्लिनिकल कंडीशन या जिस डिजीज़ के साथ रिफ्लक्स एसोफेगाइटिस एसोसिएट करता है वो है जर्ड, गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। इसमें जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम लाइनिंग है एसोफेगस की वो रेजिस्टेंट है फूड एब्रेजन से, लेकिन वो सेंसिटिव से वो एसिड से सेंसिटिव होती है। सब म्यूकोजल ग्लैंड्स प्रॉक्सिमल और डिस्टल एसोफेगस के म्यूसिन और बाइकार्बोनेट सिक्रीट करते हैं, क्योंकि म्यूसिन और बाइकार्बोनेट सिक्रीशंस जो हैं वो म्यूकोजल प्रोटेक्शन करती हैं, म्यूकस को प्रोटेक्ट करती हैं और रिलीज होते हैं सब म्यूकोजल ग्लैंड्स ऑफ प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल एसोफेगस। और लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर टोन जो है वो प्रोटेक्ट करता है रिफ्लक्स ऑफ एसिडिक गैस्ट्रिक कंटेंट्स। एक तो सुपीरियर एसोफेजियल स्फिंक्टर है जिससे हमारे फूड जो है माउथ टू एसोफेगस जाएगी, उसके बाद जो है लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर जहाँ से फूड एसोफेगस से स्टमक में जाती है। तो जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर टोन जो है, मतलब टोन अगर मसल में आ रही है जिसका मतलब मसल कॉन्ट्रैक्टेड है, तो इस टोन का मतलब ये होता है कि ताकि जो स्टमक में फूड गई है वो वापस एसोफेगस में रिफ्लक्स ना हो। तो जब लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर की टोन कम हो जाए या लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर एटोनिक हो जाए, मीन्स उसमें टोन नहीं आ रही, तो इसका मतलब है कि एसोफेजियल स्फिंक्टर जो है वो लूज हो जाएगा और फूड किसी भी टाइम रिफ्लक्स हो सकती है। तो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर टोन जो है इसका क्या फंक्शन है, इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट रिफ्लक्स ऑफ एसिडिक गैस्ट्रिक कंटेंट्स। नेक्स्ट इज पैथोजेनेसिस ऑफ इन्फेक्शियस एसोफेगाइटिस। सो रिफ्लक्स एसोफेगाइटिस की पैथोजेनेसिस क्या होगी। रिफ्लक्स जो है गैस्ट्रिक जूसेस का, जब स्टमक के जो एसिड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा उनकी पीएच जो है वो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड एसिड्स होते हैं, और जब एसोफेगस से स्टमक से एसोफेगस में आएंगे तो वो डायरेक्ट म्यूकोजल लाइनिंग को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं रिफ्लक्स ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस इज सेंट्रल टू द डेवलपमेंट ऑफ म्यूकोजल इंजरी इन जर्ड। सवेयर केसेस हों, अगर ये डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा सवेयर हो तो उसमें सम टाइम ऐसा होता है कि ड्यूडिनल बाइल रिफ्लेक्स भी हो रहा होता है, तो वो ज़्यादा डैमेज इंड्यूस करता है, क्योंकि बाइल जो है या पैंक्रेटिक सिक्रीशंस जो हैं वो ड्यूडिनम में रिलीज़ होती हैं। जब ड्यूडिनल बाइल रिफ्लेक्स होगा तो उसके साथ ड्यूडिनल रिफ्लेक्स होगा तो साथ में बाइलरी सिक्रीशंस भी आती हैं, जिसकी वजह से जो स्वेरिटी है वो ज़्यादा हो जाती है। अब हमने पढ़ना है कि कौन सी कंडीशंस हैं जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर टोन को कम करती हैं और उनका क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। उसमें एक अल्कोहल है, फिर है टोबैको यूज़, ओबेसिटी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट, कि जो लोग बहुत ज़्यादा सीएनएस डिप्रेसेंट लेते हैं अपने आप को रिलैक्स रखने के लिए, प्रेगनेंसी एंड इंक्रीज गैस्ट्रिक वॉल्यूम। ये कुछ एजेंट्स हैं या कुछ फैक्टर्स हैं जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर की टोन को कम करते हैं या एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ डेवलप होती है।
मॉर्फोलॉजी हम पढ़ेंगे कि इसकी रिफ्लक्स एसोफेगाइटिस की मॉर्फोलॉजी क्या होती है। रिफ्लक्स एसोफेगाइटिस की मॉर्फोलॉजी में, क्योंकि इसमें इन्फ्लेमेशन है तो हाइपररीमिया होगा, रेडनेस होगी, कार्डिनल साइंस ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन। और क्योंकि इसमें रिफ्लक्स है, एसिड्स रिफ्लक्स होता है, तो म्यूकोजल लाइनिंग भी डैमेज होगी। और इओसिनोफिल्स स्क्वेमस म्यूकोजा में रिक्रूटेड होंगे, न्यूट्रोफिल्स प्रोमिनेंट होंगे। उसके साथ ही फिर जो बेजल जोन है उसका हाइपरप्लेजिया हो जाएगा, एपिथेलियल थिकनेस होगी, लेमिना प्रोप्रिया पेपिलाई की इलोंगेशन हो जाएगी। ठीक है, एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है ये, तो आपने इसमें याद रखना है कि इसके कार्डिनल साइंस होंगे इन्फ्लेमेशन वाले, और इसमें सेलुलर इन्फिल्ट्रेट्स का बताएंगे। नेक्स्ट इज क्लिनिकल फीचर्स के रिफ्लक्स एसोफेगाइटिस के क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे। अब ये जैसे पहले पढ़ा था कि रिफ्लक्स एसोफेगाइटिस जो है ये जर्ड के साथ एसोसिएट करती है, जर्ड की कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ के। ये गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ जो है ये मोर देन 40 ईयर्स ऑफ एज के लोगों में पाई जाती है, लेकिन इन्फेंट्स और चिल्ड्रन में भी समटाइम मौजूद होती है। मोस्ट फ्रीक्वेंट सिम्टम्स क्या होंगी जर्ड की, एसिड्स का रिफ्लक्स है, हार्ट बर्न की सिम्टम आएगी, डिस्फेजिया होगा, इन्फ्लेमेशन हो रही है एसोफेगस की, तो पर्सन जो है वो कुछ भी खा नहीं सकेगा। और उसके साथ ही जो रिगर्गिटेशन है, रिगर्गिटेशन का मतलब है बैकवर्ड फ्लो होना, तो जो गैस्ट्रिक कंटेंट्स होंगे जिसमें एसिड्स होंगे, सोर टेस्टिंग होते हैं, उनका रिगर्गिट वो बैकवर्ड फ्लो होगा। और सम टाइम जो है इसमें जो क्रॉनिक गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ होती है उसमें स्वेयर चेस्ट पेन होता है, और लोग ये परसेप्ट करते हैं कि उनको हार्ट का प्रॉब्लम है, लेकिन हार्ट का नहीं होता, एक्चुअली वो क्रॉनिक गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ की सिम्टम होती है। नेक्स्ट इज़ ट्रीटमेंट। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, डेफिनेटली हम जो इसका ट्रीटमेंट है वो अपनी अपनी थेरेपीज़ के अकॉर्डिंग करेंगे। हर फील्ड वाले अपनी मेडिसिन चूज़ करते हैं, और इसमें जो रॉबिन्स में इसका ट्रीटमेंट मेंशन है दैट इज़ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, मेप्राजोल। ये क्या करते हैं, ये गैस्ट्रिक एसिडिटी को कम करता है और रिलीफ देता है। लेकिन जो सिम्टम्स की सीवियरिटी होती है इसकी हिस्टोलॉजिक डैमेज के साथ हम एसोसिएट नहीं करते। हम ये नहीं कह सकते कि जितना हिस्टोलॉजिकल डैमेज होगा सीवियरिटी उतनी ज़्यादा होगी, और इसकी सीवियरिटी जो है डिजीज़ ड्यूरेशन के साथ इंक्रीज़ होती है। कॉम्प्लिकेशंस रिफ्लक्स एसोफेगाइटिस की कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, इसमें एसोफेगियल अल्सरेशन है, मिकोजा डैमेज होगा, हेमाटोमेसिस, ब्लडी वॉमिटिंग होगी, मेलिना ब्लडी स्टूल को कहते हैं, स्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कार फॉर्मेशन हो जाएगी, और बैरेट एसोफेगस।